हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज 18 जून 2020 के टॉप 10 जीके क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द 193 मेंबर्स ऑफ द यूएन विल वोट ऑन द वेंसडे टू इलेक्ट 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स टू द सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंडिया इज अस्योर्ड ऑफ अ विक्ट्री हैविंग वॉन द अनअनमियस बेकिंग ऑफ द डैश ग्रुप। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सुरक्षा परिषद के 5 गैर स्थायी सदस्यों के लिए मतदान करने वाले हैं। भारत को किस श्रेणी में गैर स्थायी सीट के लिए जीत दर्ज करने की उम्मीद है? एशिया पैसिफिक, पश्चिम यूरोपीय और अन्य, दक्षिण अमेरिकी और कैरेबियन या फिर अफ्रीकी? तो जो 193 जो सुरक्षा परिषद के अंदर मेंबर्स हैं वो 5 गैर स्थायी सीटों के लिए वोटिंग करने वाले हैं। तो इंडिया इसमें से किस ग्रुप के लिए खड़ा हो चुका है? वो है ए, एशिया पैसिफिक के लिए, क्योंकि इंडिया एशिया में आता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सुरक्षा परिषद के सदस्य 5 गैर स्थायी सीटों के लिए वोटिंग करने वाले हैं और इसमें इंडिया को जीत की उम्मीद है। इंडिया को जीत की उम्मीद इसलिए है क्योंकि एशिया के 55 जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया जो है वो इकलौता ही है एशिया पैसिफिक सीरीज़ के अंदर, एशिया पैसिफिक ग्रुप के अंदर इकलौता ही खड़ा हुआ है देश, और कोई देश इंडिया के अगेंस्ट है ही नहीं। अगर हम बात करें यूएन के, तो यूएन के टोटल 6 प्रमुख अंग है, जैसे कि उसमें से एक सिक्योरिटी काउंसिल है। फर्स्ट है महासभा, फिर सुरक्षा परिषद हो गया, थर्ड हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सचिवालय। ये टोटल 6 होते हैं जो मेन इसके प्रमुख अंग है। इसमें से सिक्योरिटी काउंसिल की आज हम बात करने वाले हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 जो है वो स्थायी सदस्य है। 5 कौन से? परमानेंट। आपको पता होगा चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। ये टोटल क्या है? 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनका 2 ईयर्स के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है। 5 स्थायी सदस्यों के साथ में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और इनको जियोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग, जैसे एशिया में से चुनेंगे, अफ्रीका में से चुनेंगे, यूरोप में से चुनेंगे, ऐसे अलग अलग में से अलग अलग सीटें फिक्स है, उनमें से इनको इलेक्ट करते हैं 2 ईयर्स के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 सीट जो है वो अफ्रीकन ग्रुप के लिए हैं, 3 सीट एशिया पैसिफिक ग्रुप के लिए है, ये 2 सीट्स जो है वो ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप के लिए है, लैटिन अमेरिकन के लिए 2 है, और ये जो येलो कलर में आप जो देख रहे हैं ये सारी की सारी जो फिक्स्ड जो कंट्रीज़ है, जो परमानेंट कंट्रीज़ है उनके लिए। ब्लू वाली अफ्रीकन, ग्रीन वाली एशियन, रेड वाली यूरोपियन और पिंक वाली जो है वो अमेरिकन के लिए है, और जो येलो वाली है वो सारी की सारी परमानेंट सीट्स हैं। अगर हम बात करें नॉन परमानेंट के लिए, तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का ही होता है और हर साल 5-5 न्यू मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। तो रोटेशन वाइज हर साल 5-5 सीटों के लिए वोट होते हैं और वोटिंग के अंदर जीतने के लिए 2/3 जो है वो वोट्स होने रिक्वायरमेंट है। 1965 तक यहाँ पर इसमें 6 सदस्य ही होते थे, 6 अस्थायी सदस्य होते थे। 1965 में इसको 10 कर दिया। और अगर सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो भी फ्रांस है जून 2020 के लिए। एक्चुअली सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होता है वो कोई कंट्री होता है और उसको सिर्फ 1 मंथ के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए ही बनाया जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो न्यूयॉर्क में है और ये इंटरनेशनल एरिया यानी किसी कंट्री की टेरिटरी नहीं है वो, और इसके अंदर 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी यहाँ पर हैं। यूएन सेक्रेटरी की बात करें तो वो एंटोनियो गुटेरेस है, जबकि अगर यूएन काउंसिल के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो डैंग दिन क्यू करके पर्सन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले अगर यूएन के अंदर स्थायी प्रतिनिधि की बात करें तो वो TS त्रिमूर्ति है इंडिया के। इनको अप्रैल 2020 में अपॉइंट किया गया था। उससे पहले सैयद अकबरुद्दीन करके अपने इंडिया के जो थे वो स्थायी प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन विल द 93 ऑस्कर्स विल हेल्ड? 93 ऑस्कर कब आयोजित किया जाएगा? ऑस्कर मीन्स अकेडमी अवार्ड्स। एक्चुअल में ऑस्कर्स का रियल नेम अकेडमी अवार्ड्स होता है, पर इसको पॉपुलरली नॉर्मली इसको ऑस्कर्स के नेम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन से अप्रैल 2021, मार्च 2021, मई 2021 या फिर दिसंबर 2021। तो यहाँ पे आपका जो अप्रैल जो है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले ये फेब में होने वाले थे पर इनको आगे पोस्टपोन कर दिया है 25 अप्रैल 2021 तक। और अगर ऑस्कर्स की बात की जाए एकेडमी अवार्ड्स की, तो इनको फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिए जाते हैं और इनको देने वाले जो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स एंड साइंस ये देती है। स्टार्ट किए थे 1929 के अंदर और यूएसए के अंदर ये दिए जाते हैं। 92 यानी पिछले ऑस्कर की बात करें तो ये हुए थे फेब 2020 के अंदर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के अंदर। बेस्ट पिक्चर को पैरासाइट पिक्चर थी, साउथ कोरियन मूवी, उसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला था और मोस्ट जो नॉमिनेशन जो मिले थे वो जोकर मूवी को मिले थे और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जोकर मूवी को ही गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which country was the largest recipient of foreign direct investment (FDI) in the year 2019? वर्ष 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा था? तो इस आपके पास ऑप्शन है फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या चीन। फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, रशिया या फिर चाइना। तो आपका बी जो ऑप्शन है USA वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
आप देख सकते हैं यूएसए को सबसे ज़्यादा 246 बिलियन एफडीआई जो है वो मिली है। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे सिंगापुर, फोर्थ पे नीदरलैंड एंड फिफ्थ पे आयरलैंड। अगर एफडीआई की बात की जाए तो अगर कोई कंट्री या कोई पर्सन किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस पर्पज से कोई पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको एफडीआई के अंदर काउंट करते हैं। और अगर इंडिया की बात की जाए एफडीआई के अंदर तो इंडिया का जो रैंक है वो 9th रहा है। वो ये देखिए 9th रैंक रहा है 2019 में, और 2018 में इंडिया 12th रैंक पे था। पहले 42 बिलियंस मिले थे, इस बार 51 बिलियंस एफडीआई अपन को मिली है। तो अपन ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले यूएसए देखिए, यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर माइक, अपर हाउस को सीनेट कहते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। ये यूएसए आपका, ये भी यूएसए है, ये भी यूएसए है और यहाँ पर भी यूएसए है। ये छोटे छोटे आइलैंड्स भी यूएसए के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बीजेपी एमएलए मदन मोहन दत्ता डाइज ऑफ हार्ट अटैक। ही वॉज एमएलए फ्रॉम विच स्टेट। बीजेपी सांसद मदन मोहन दत्ता का निधन हो गया है। वे किस राज्य से सांसद थे? मध्य प्रदेश, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ओडिशा। ये इनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। बीजेपी बालासोर सदर एमएलए मदन मोहन दत्ता डाइड ऑफ हार्ट अटैक इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल इन भुवनेश्वर। उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर है, तो वहाँ पे इनकी डेथ हो गई है। अपन उड़ीसा के बारे में पिछले काफ़ी दिनों से रेगुलर बात कर रहे हैं, तो आपको अब तक तो याद हो गया होगा। सीएम है नवीन पटनायक जी, गवर्नर है गणेशी लाल जी, लोकसभा में 21 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सुरक्षा सैलरी अकाउंट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा वेतन खाता किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है ए भारतीय स्टेट बैंक, बी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, सी जम्मू और कश्मीर बैंक और डी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो यहाँ पे आपका एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम खातों एमएसएमई की डेफिनेशन से ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए डिजाइन किया गया सुरक्षा वेतन खाता लॉन्च किया है। सुरक्षा वेतन खाते के लिए एमएसएमई और अन्य संगठन कैशलेस भुगतान करने में सक्षम होंगे। ये अपन जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कैशलेस जो पेमेंट्स करते हैं, उनको प्रोवाइड करने के लिए ये यूज किया जा रहा है। अगर अपन बात करें एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर और मिस्टर विश्वास जो है वो इसके हेड है। क्वेश्चन नंबर 6, Which state in India has become the top state to provide employment to the workers under the महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको अपन शॉर्ट में मनरेगा कहते हैं? भारत में कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने वाला शीर्ष राज्य बन गया, यानी नंबर 1? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर ओडिशा। तो यहाँ पे आपका सी जो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश ने टोटल 57,12,1975 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है और ये 18% पूरे इंडिया का 18% यहाँ पर है। अगर मनरेगा की बात की जाए तो हम देखते हैं, पहले इसका नेम था वो केवल नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2005 में स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली इसका जो फर्स्ट जो इसको दिया था, इसका प्रपोजल पुट किया था, वो पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में पुट किया था, पर ये स्टार्ट 2006 में हुई थी और बाद में इसका नेम चेंज करके और महात्मा गांधी ऐड करके इसको मनरेगा कर दिया गया। 2008 से ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर है और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट योजना में गिनी जाती है जो गरीबों के लिए यूज चालू की गई थी। अभी रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी क्योंकि मनरेगा के तहत लोग बागों का जॉब जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से जितने भी लोग गाँव गए वो वापस मनरेगा के अंदर नेम लिखवा रहे हैं। तो सरकार चाहती है कि उनको कोई स्किल्ड वर्क दिया जाए जिससे कि देश की इकोनॉमी में भी अच्छा इंपैक्ट पड़े। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच नेशन वाज रैंक फर्स्ट ऑन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में किस राष्ट्र को प्रथम स्थान दिया गया है? डेनमार्क, नीदरलैंड, सिंगापुर या स्विट्जरलैंड? सबसे पहले तो ये सूचकांक किसी देश के अंदर बिजनेस करने की कंडीशन कैसी है और वहाँ पे बिजनेस करना कितना ईजी है उसको बताता है। तो इसमें सिंगापुर जो है, आपका ऑप्शन जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंगापुर ने वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया जिसमें कुल 63 राष्ट्र शामिल थे। 63 राष्ट्रों में सबसे नंबर 1 कौन रहा? यहाँ पर सिंगापुर रहा। अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे तो डेनमार्क, थर्ड नंबर पे स्विट्जरलैंड और फोर्थ नंबर पे नीदरलैंड। इंडिया जो है वो रहा 43 रैंक पे। इंडिया की रैंक इसलिए लो रहती है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली सिंगल विंडो वर्क नहीं है। ये छोटी छोटी परमिशंस के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक डेवलप प्रॉपरली नहीं हो पाया है। अगर हम बात करें सिंगापुर के बारे में तो सिंगापुर जो है, अगर हम बात करें सिंगापुर के बारे में तो कैपिटल सिंगापुर ही है, छोटा सा कंट्री है, प्रेसिडेंट है हमिल्ला याकूब करके, पीएम है ली सिएन लॉन्ग,
बहुत छोटा कंट्री है, 750 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग अराउंड 750 किलोमीटर स्क्वायर टोटल एरिया है। करेंसी सिंगापुर डॉलर चलती है। लैंग्वेज है इंग्लिश और मलय वहाँ की राष्ट्रीय जो नेशनल लैंग्वेज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया हैज़ गॉट इट्स फर्स्ट infection disease diagnostics lab at a part of PM नरेंद्र मोदीज आत्मनिर्भर भारत अभियान। दिस लैब हैज़ बीन बिल्ड विद द हेल्प ऑफ विच ऑटोमोबाइल कंपनी। भारत को पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में अपनी पहली संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला मिली है। ये लैब किस ऑटोमोबाइल कंपनी की मदद से बनाई गई है? तो सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है? अपने पीएम मोदी जी हैं, उन्होंने कोरोना की वजह से जितनी भी जॉब्स गई है तो उसके लिए लोकल के लिए वोकल नाम का एक नारा दिया था और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टार्ट किया है। तो इसके लिए अपने जो इंडिया की जो कंपनीज है वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करेगी, मेड इन इंडिया, और दुनिया के लिए भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करेगी ताकि इंडिया यहाँ से निर्यात कर सके, इंडिया लोगों को एक्सपोर्ट कर सके, लोग दूसरे लोगों को एक्सपोर्ट कर सके। तो अगर आपके ऑप्शन है अशोक लीलैंड, भारत बेंज, फोर्स मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो भारत बेंज यहाँ पे बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए केवल 8 दिनों के अंदर इन्होंने ये प्रयोगशाला रेडी कर दी। अगर हम बात करें भारत चेज के लिए तो ये बसेज और ट्रक्स बनाने वाली कंपनी है, उसके लिए काफ़ी फेमस है, हेडक्वार्टर है चेन्नई में और 2011 के अंदर ये बनी थी और इसके जो हेड है वो है सत्यकाम आर्या। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, साइंटिस्ट ऑब्जर्व बोस आइंस्टीन क्वांटम स्टेट ऑफ मैटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्पेस। वैज्ञानिकों ने पहली बार अंतरिक्ष में बोस आइंस्टीन क्वांटम पदार्थ की कौन सी अवस्था का परीक्षण किया? 5th, 6th, 7th या 8th? अगर आप लोग 10th तक की क्लास में पढ़े होंगे, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद की क्लासों में पदार्थ की चौथी अवस्था को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो होती है प्लाज्मा। पर पदार्थ की और भी कई सारी अवस्थाएं वैज्ञानिकों ने खोजी है, उसमें से एक है बोस आइंस्टीन क्वांटम। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है, तो आपका 5th आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया है स्पेस के अंदर साइंटिस्ट ने। और अगर हम बात करें सत्येंद्रनाथ बोस की, जिनके नाम पे ये बोस आइंस्टीन क्वांटम रखा गया, तो इन्होंने मिस्टर आइंस्टीन के साथ में, जो कि सबसे बड़े अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े भौतिक विज्ञानी रहे हैं, ये भी बहुत बड़े भौतिक विज्ञानी थे अपने इंडिया के, उनके साथ मिलकर ये थ्योरी दी थी और ये पदार्थ की 5वीं अवस्था मानी जाती है। मिस्टर बोस जो है वो कोलकाता के अंदर पैदा हुए थे और बहुत ही अच्छे भौतिक विज्ञानी ये थे। और इस खोज की सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मांड के जो कठिन प्रश्न है, ब्रह्मांड के बारे में जो अपन को पता नहीं है अभी तक, उनको हल करने में, वो क्वेश्चंस, वो मिस्ट्रीज सॉल्व करने में इसकी हेल्प हो सकती है इससे। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन डैश 1858 रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, डाइड वाइट फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन ग्वालियर। 1858 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गई थी। तो आपको दिन बताना है जिस दिन झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी या वो शहीद हुए थे। आपके ऑप्शन से 18 जून, 15 जून, 17 जून या 23 जून। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 18 जून। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 जून 1858 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए निधन हो गया था। वैसे कहीं कहीं आपको 17 जून भी पढ़ने को मिल सकता है, पर एक्चुअल जो है वो 18 जून 1858 है। झांसी की रानी के बारे में हम अगर बात करें तो ये 1828 में बनारस में पैदा हुए थे। इनका जो जन्म का नाम था वो मणिकर्णिका था, प्यार से इन्हें मनु कहते थे, और शादी के बाद इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई कर दिया। और इन्होंने सिर्फ 29 की उम्र में, 29 इनके ईयर्स की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण दे दिए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। होपफुली आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।